Dear student, this guidance sessions will cover how to prepare the subject along with the examination strategies. What you will do in the examinations, this video will cover. Now, first of all, this is the term 2 syllabus. जैसा कि आप सभी जानते हैं term 2 एग्जाम सब्जेक्टिव बेस्ड है और सब्जेक्टिव बेस्ड थोड़ा सा अलग है. हमें किस प्रकार से ये सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है. आप देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, आप लोगों ने इन सब्जेक्ट के नेचर को देखा है, जहाँ पर सिर्फ अगर हम देखें तो व्हाट यू विल राइट द मार्क्स डिपेंड ऑन दिस नाउ. बट इन दिस सब्जेक्ट, चूंकि सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश या बायो, इनकी नेचर से अलग करके सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर व्हाट यू विल राइट अलोंग विद हाउ यू विल राइट द आंसर्स, इस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स क्या डिविजन या फोकसिंग होता है एग्जामिनर्स का. सो हमें एक तरीका यूज करना है, किस प्रकार से वो होगा. I will explain step by step in the videos. Now, first of all, how to prepare the subject. दिस इज द टर्म 2 सिलेबस. 5 चैप्टर्स आर गिवन. इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है तो हमें क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स यूज करना है. देखिए जनरली क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशंस को तो हम क्या करते हैं, डिवाइड द सिलेबस इन 2 पार्ट, जनरल और द स्पेसिफिक. जनरल और स्पेसिफिक किस प्रकार से, जनरल टर्म से इट मीन्स यू नीड टू यूज योर ओन वर्ड्स टू एक्सप्लेन द टॉपिक्स. सपोज करो मैं एग्जाम्पल पुटअप करता हूँ. एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हुआ है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगासनास. अब आप देखिए योगासन्स के बेनिफिट्स जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं वो एग्जैक्टली वही बेनिफिट एग्जाम में हमें आंसर्स के रूप में प्रेजेंट नहीं करने हैं. सम अदर बेनिफिट्स व्हिच आर नॉट रिटन इन द बुकलेट वी कैन यूज. इट मींस वी कैन मेक द आंसर्स. यहाँ हमें टॉपिक में क्या रिक्वायरमेंट है, सिर्फ रीडिंग की रिक्वायरमेंट है. रीड करने से हमने कुछ गेन किया, कुछ अपनी नॉलेज को मिक्स किया और एग्जाम में हम अपना आंसर बना लेंगे. सो जनरल टर्म्स जनरली वो होती है. सो अगर हम पूरी 5 चैप्टर्स यूनिट की देखें तो बहुत सारी टर्म्स हैं जनरल हैं, जहाँ हम रीडिंग सेक्शन से भी एग्जाम को फेस कर सकते हैं. वेरेज सेकंड जो टर्म्स है वो है स्पेसिफिक टर्म्स. स्पेसिफिक टर्म्स में हमें क्या करना है, इट मींस यू नीड टू यूज the exact words which are written in the booklet. Specific terms वो है, सपोज करो एग्जाम में एक क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि what are the methods to improve the flexibility of our body. हाउ यू कैन इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी. अगर हम कॉमन सेंस या जनरल सेंस को यूज करें तो देर आर द वेरियस मेथड्स, एक्सरसाइजिंग, स्ट्रेचिंग, योगासनास, दे आर द मेथड टू इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी. बट नो, दिस इज नॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. अगर आपने ये लिखा कॉमन या जनरल टर्म के अकॉर्डिंग तो मार्क्स 0 ही मिलेगा. वेयरएज as it is words of the booklet we are required. It means the ballistic method, slow stretch and the hold method, static stretching method, dynamic stretching method. These are the contents. As it is contents of the booklet we are required in the answer of that questions. It means ये question जो है वो specific terms पर based है. So हमें यही find out करना है पूरी बुक में कि वो general क्या है और specific क्या है. जनरल में हम रीडिंग ही करेंगे और रीडिंग को यूज करते हुए, रीडिंग सेंस को यूज करते हुए हम एग्जाम में अपना आंसर बनाएंगे. वरएज स्पेसिफिक टर्म्स को हम अपनी मेमोरी का पार्ट बनाएंगे ताकि उनके क्वेश्चंस को हम स्पेसिफिकली सॉल्व कर सकें और बड़े अच्छे मार्क्स ले सकें. स्टेप बाय स्टेप आई विल क्लियर ऑल द कंटेंट्स कि कहाँ कहाँ पर जनरल और कहाँ कहाँ पर स्पेसिफिक है, जिनको कि आपको एडिशनल प्रिपेयर करना है. वेयरएज जस्ट रीडिंग एंड द नोइंग द डिटेल्स इज नॉट इनफ. रीडिंग या नोइंग जो डिटेल्स है वही इनफ नहीं है, हमें लर्न भी करना है उन स्पेसिफिक कंटेंट्स को जो कि होगा इस बुकलेट में. स्टेप बाय स्टेप आई विल कवर. नाउ दिस इज द फर्स्ट नंबर चैप्टर, योगा एंड द लाइफ स्टाइल. इट इज द 3rd नंबर यूनिट ऑफ योर बुक. नाउ दीज आर द कंटेंट्स. इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है तो हमें साथ में साथ कुछ बारीकियों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि सीबीएसई ने अपने करिकुलम में ये लिखा हुआ है कि चैप्टर नंबर 3 एंड द 6 दे आर वेरी टफ फॉर द लर्निंग फॉर द स्टूडेंट. इट मीन्स सीबीएसई खुद ये मानता है कि ये चैप्टर अगर हम आइडियलिस्टिक वे में प्रिपेयर करें तो काफी टफ है. तो हमें किन बारीकियों को यूज करते हुए ये चैप्टर प्रिपेयर करना है. देखिए कुछ कंटेंट्स, फर्स्ट कंटेंट्स तो बड़ा सिंपल है, जहां आप रीडिंग सेक्शन से भी अपने एग्जाम का फोकस करें. बट इस चैप्टर को अगर आपको प्रिपेयर करना है तो क्या करें, देखिए 4 लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स आ गिवन. इन 4 लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स में हर एक में आसन्स के नाम दिए हुए हैं. स्पेसिफिक आसन्स नेम्स आर यूज्ड इन दिस. नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द आसनास. ये लिस्ट या एक चार्ट प्रिपेयर कीजिएगा. नाउ राइट द नेम ऑफ द आसनास. अब यहाँ पर हमें एग्जैक्टली और एक्यूरेटली जो सीबीएसई ने दिया हुआ है वो हमें याद होना चाहिए. ओबेसिटी के आसन हैं, ये आसन हैं, ये हमें याद करने हैं एग्जैक्टली और एक्यूरेटली. एक दिन में नहीं, हम टाइम देंगे यहाँ पर और टेक्निक को यूज करते हुए हम याद करेंगे. अगर हम फर्स्ट अल्फाबेट को निकालें तो यहाँ पर जो वर्ड्स बनते हैं VAHT की इमेज आप अपने माइंड पर बनाइए. दिन भर में आप 3-4 बार रिकॉल कीजिएगा इनके आसन के नेम, तो ये 100% हमें याद हो जाएंगे. वज्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, हस्तासनास एंड द त्रिकोणासनास, दे आर द फुल फॉर्म ऑफ दीज. नाउ
अगर आप VAST की इमेज ओबेसिटी में बनाते हैं और इनके आसन्स के नियम को रिकॉल करते हैं दिन भर में चलते फिरते, तो ये आसन्स एग्जैक्टली और 100% एक्यूरेटली आपके माइंड पर आ जाएंगे, हमें याद हो जाएंगे। अब एग्जाम में जब क्वेश्चंस बनेगा लिस्ट डाउन द वेरियस आसनास टू कंट्रोल द ओबेसिटी, तो हम VAST की इमेज को हम एक्सप्लेन करते हुए अपने आसन्स के नेम 100% राइट बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसी टेंडेंसी के मिलेंगे जहां पर कि आपको मार्क्स लेना है। वेरेज आप देखिए डायबिटीज में क्या बनता है, BAPP बाप, इट मीन्स बाप की इमेज बनाइए और उसके हिसाब से आसन के नेम को याद कीजिएगा। भुजंगासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन एंड द पवन मुक्तासन। इट मीन्स हमें ये आसन की टेक्निक को यूज करना है याद करने में। उसके बाद हर एक प्रॉब्लम्स की जो भी प्रॉब्लम्स ये अस्थमा, हाइपरटेंशन, जहां आप कुछ टेक्निक को फर्स्ट अल्फाबेट से टेक्निक को यूज करते हुए इन आसन के नेम्स को याद कीजिएगा। ये आपकी हेल्प करते हैं क्वेश्चन के आंसर को 100% में कन्वर्ट करने के लिए। आफ्टर इट ये जितने भी आसन है ऑलमोस्ट ये 21 आसनास हैं, सब मिलाकर के इन सभी 21 आसनास के 3 सेक्शंस आपको याद करने हैं। प्रोसीजर्स, बेनिफिट्स एंड द कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अगर आप बेनिफिट्स के पॉइंट्स ही इंक्लूड करें सब में तो ऑलमोस्ट ये 300 पॉइंट्स बनते हैं। सेपरेशन के साथ याद करना इतना आसान नहीं होता है, सो हमें टेक्निक को यूज करना है यहाँ पर। देखिए 3 सेक्शंस जब आपको बनाने हैं एग्जाम में आंसर्स में, तो हम क्या टेक्निक को यूज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द इमेज, हर आसन की इमेज आपके माइंड पर होना चाहिए। फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू द चार्ट इज गिवन। इस चार्ट में आप देखिए पूरे के पूरे आसन जो भी यूज किए गए हैं प्रीवियसली उनको सब यहाँ पर डायग्राम के फॉर्म में यूज किया हुआ है। इसकी आप जेरोस करवाइए, इसको आप फिक्स कीजिए वॉल पर और चलते फिरते में इन इमेजेस को देखेंगे तो ये बड़े आराम से हमें आराम से याद होंगी, इनकी इमेजेस हमारे माइंड पर बनेंगी। अब इस इमेज को अपने हिसाब से एक्सप्लेन कीजिएगा प्रोसीजर्स में। सपोज करो पश्चिमोत्तानासन, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन या इसी के प्रोसीजर्स को हमें लिखना है, तो इन दिस आसनास फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सन विल लाइंग ऑन अ बैक इन अ स्पाइन पोजीशन। आफ्टर दैट द पर्सन विल सिट, legs should be straight, knees should not be bent, both the legs are together. On this position the persons will touch the hands or the fingers on the toes and also touch the head on the knees. Maintain the same procedure for a few seconds. As it is words जो आपकी बुक में प्रोसीजर्स के रूप में दिए हुए हैं उसको यूज नहीं करते हुए हम लोगों ने सिर्फ इस इमेज को हम लोगों ने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया। नंबर सेकंड जो है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स का पहला पॉइंट आप प्रीवियसली जो कंटेंट्स दिए हैं इनसे यहाँ से उठाइए। इट रिमूव द अस्थमा, इट कंट्रोल द हाइपरटेंशन। अगर हम पहला ही पॉइंट टेक्निकली 100% राइट ले रहे हैं इस लिस्ट जो कि आपने याद की है, तो ये हमारा पहला पॉइंट बड़ा अच्छा होगा। उसके बाद कॉमन और जनरल बेनिफिट्स को यूज करते हुए अपने बेनिफिट्स के पॉइंट्स बनाइए। एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन 3, 4, 5 डिजीजेस के नेम्स को ध्यान रखिएगा। आर्थराइटिस, जॉइंटिस, BP, हाई शुगर, इन दीज द आसन्स कैन नॉट बी परफॉर्म, इट इज अवॉइडेबल। इन सब पॉइंटों को यूज करते हुए अपने आंसर्स बनाइए। इट मींस आसन्स की इमेज अगर माइंड पर है और लिस्ट अगर आपको याद है तो आपको 3 सेक्शंस में आंसरिंग करना बड़ा आसान होगा और हम 100% एग्जाम में क्वेश्चंस बना पाएंगे। अगर इस चैप्टर से मेजर क्वेश्चंस बनेगा तो क्या, लिस्ट डाउन द वेरियस आसनास टू कंट्रोल द ओबेसिटी एंड एक्सप्लेन एनी 2 आसनास, राइट अबाउट द प्रोसीजर्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड द बेनिफिट्स ऑफ 2 आसनास ऑफ ओबेसिटी। आपको उसी लिस्ट में से 2 आसन्स को चूज करना है और उनके बारे में तीनों सेक्शंस कंप्लीट करने हैं। ये मेजर क्वेश्चंस के रूप में पढ़ना होगा। इट मींस लिस्ट एंड द इमेजेस आपकी हेल्प करती हैं। सो दिस इज द प्रिपरेशन टिप्स इन दिस चैप्टर। इस पर अगर आप कमांड कंट्रोल गेन करते हैं तो नेचुरली बहुत कम टाइम में आप इस चैप्टर में अपना 100% आउटपुट निकाल सकते हैं एग्जाम में। अदरवाइज ये चैप्टर में अगर आइडियलिस्टिक वे में जाएं और हर एक वर्ड जो बुक में लिखा हुआ है उसको याद करना स्टार्ट करें तो इट विल रिक्वायर सो मेनी टाइम्स, सो नो नीड टू वेस्ट द टाइमिंग। यूज द ट्रिक एंड द टेक्निक टू मेक द आंसर्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर आता है फिजिकल एजुकेशन एंड द स्पोर्ट्स फॉर CWS इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, दिव्यांग। देखिए पूरा का पूरा चैप्टर्स जो है पूरे के कंटेंट्स हैं वो जनरल रीडिंग सेक्शन पर बेस्ड है जो कि आपको लाइफ में नॉलेज है जिनको यूज किया हुआ है। पर ये दो टॉपिक्स विशेषकर इन 2 टॉपिक्स पर ध्यान रखिएगा। ये अनचेंजेबल टर्म्स में है, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। यहाँ पर इनकी फुल फॉर्म्स, इनके सिम्टम्स आपको याद होने चाहिए। इनको कोरिलेट कीजिएगा अपनी लाइफ में, देखिए आप किस प्रकार से इन सबको देखा हुआ है, उनसे अपनी इमेजेस बनाइए और उसके अकॉर्डिंग आप इनके सिम्टम्स को प्लान आउट कीजिएगा इन सेक्शंस में। सो इन 2 टॉपिक पर हमेशा फोकस कीजिएगा। ये लर्निंग कंडीशंस हैं इस चैप्टर की, लर्निंग टॉपिक्स हैं। बाकी सब कुछ रीडिंग सेक्शन से भी हम अपना आंसर्स बनाएंगे, एग्जाम में कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। वेयर इज नेक्स्ट चैप्टर दिया हुआ है
फिजियोलॉजी एंड द इंजरीज इन स्पोर्ट्स। इन दिस चैप्टर हमें क्या ध्यान रखना है, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं इन फर्स्ट 3 टॉपिक्स में। इन फर्स्ट 3 टॉपिक्स में आपको यहाँ पर जनरल कंटेंट्स बहुत सारे मिलेंगे जिनको हम बड़े आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट इन 3 टॉपिक में हमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जिनको ध्यान रखना है। वेयरएज ये 4th नंबर टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को कंप्लीट अनचेंजेबल टर्म्स में है, ये 100% एफिशिएंसी के साथ में इनके सिस्टम को ध्यान रखते हुए हमें मेमोराइज करना है, याद करना है। दिस इज कॉल्ड द जनरल टॉपिक। फर्स्ट डे एक रीडिंग से ही हम अपने टॉपिक को या इस पार्ट के क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक टर्म्स जो इन 3 टॉपिक्स में दी हुई है वो ध्यान रखिए किस प्रकार से ये है। ऑक्सीजन इनटेक, अपटेक, स्ट्रक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, टाइडल एयर वॉल्यूम, वाइटल एयर, रेसिडुअल एयर, वेयरएज वन मोर टर्म सेकंड विंड और हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल्स। ये कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं उन प्रीवियस 3 टॉपिक में जिनसे हमें, क्योंकि इन्हीं टॉपिक पर इन कंटेंट्स पर अगर आपको कमांड एंड कंट्रोल है, क्योंकि ये सेपरेटली बाय नेम क्वेश्चंस कैन आस्क इन द एग्जामिनेशंस, सो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू हमें प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट भी है, बट ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको प्रीवियस 3 टॉपिक्स में क्वेश्चन के आंसरिंग में भी हेल्प करती हैं। ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस की टेंडेंसी 2 प्रकार से बनेगी। राइट द 4 लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम, तो आपको 4 ही एक्सप्लेन करने हैं। वेयरएज अगर आता है डायरेक्टली क्वेश्चंस बनता है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम, तो यहाँ आपके पास चॉइस है कि आप कितने पॉइंट्स एक्सप्लेन करें। 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स आप यूज करते हुए एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट में हमें कुछ और बारीकियां भी यूज करनी है, लेकिन जब क्वेश्चंस में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन एनी 4, तो हमें 4 पॉइंट जो यूज करने एग्जाम में वो है टेक्निकली पॉइंट होने चाहिए। इट मीन्स ये कंटेंट्स अगर आप इनको ब्रीफ करते हैं, इनको एक्सप्लेन करते हैं, कॉमन और जनरल पॉइंट पर देखिए मार्क्स तो मिलेंगे पर हम इंप्रेशन काउंट नहीं कर पाएंगे। सो नेचुरली यहाँ पर हमें इन कंटेंट्स को यूज करते हुए अपना आंसर्स कंप्लीट करना है। सो दीज आर द कंटेंट्स। वेयरएज इंजरी सेक्शंस में आप ये चार्ट बनाइएगा जो कि फ्लो चार्ट पर क्वेश्चन बने हुए हैं। इसी फ्लो चार्ट को आपको यूज करना है। 3 सेक्शंस किस प्रकार से, डिस्क्रिप्शन, साइन एंड सिम्टम्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द इंजरीज आपकी माइंड पर होना चाहिए। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा जो कि क्वेश्चंस, मेजर क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज यहाँ इस टॉपिक से होगी। नाउ नेक्स्ट चैप्टर साइकोलॉजी। यहाँ साइकोलॉजी में चैप्टर में हमें कुछ वर्ड्स हैं, 14 वर्ड ऑलमोस्ट जो है हमें याद करने हैं इन 2 टॉपिक से। यहाँ पर जो कि पर्सनालिटी है तो ट्रेड्स एंड द टाइप्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स है जहाँ से एक क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। शेल्डन जंग क्लासिफिकेशन एंड द बिग 5 थ्योरीज, कोई भी एक थ्योरीज एग्जाम में आपको मिल सकती है और तीनों ही कंटेंट्स में हमें अनचेंजेबल टर्म्स मिलती हैं, क्योंकि एग्जैक्टली वही सब कुछ हमें लिखना होता है जो इनके टाइप्स में या क्लासिफिकेशन में दिया हुआ है। Whereas types of aggressions, 3 types of aggressions are here, उनको हमें यूज करना है। hostile aggressions, assertive and the instrumental, इन तीनों के नेम्स को याद कीजिएगा, इनकी रीडिंग सेक्शन से इनकी डिस्क्रिप्शन को प्रिपेयर कीजिएगा। इन 2 ही टॉपिक पर हमें स्पेशली फोकस करना है। मोटिवेशन इज अ सिंपल टॉपिक, यहाँ पर टेक्निक को हम मेमोराइज कर सकते हैं अपनी प्रीवियस लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, जहाँ पर सिर्फ एक रीडिंग सेक्शन से ही काफी सारी टेक्निक जो हम लोगों ने देखी हुई है उसको यूज करते हुए एग्जाम में अपना आंसर बना सकते हैं। वेयरएज लास्ट चैप्टर जो दिया हुआ है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, पूरा का पूरा चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर ही अनचेंजेबल टर्म पर बेस्ड है। इस चैप्टर में जो कि ट्रेनिंग मेथड जो है वो इंडिया में एक भी डेवलप नहीं हुआ है, ये सभी ट्रेनिंग मेथड अब्रॉड कंट्रीज में डेवलप हुए हैं, सो इनकी लैंग्वेज थोड़ा सा टिपिकल है। इसको आप कोरिलेट कीजिएगा अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस में। स्कूलिंग लाइफ में जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स का पार्ट आप लोगों ने देखा हुआ है, वहां पर इन सब मेथड्स को अगर आप प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं तो लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को भी यूज करते हुए एग्जाम अपना आंसर बना सकते हैं। बट यू मस्ट नो यहाँ पर हमें क्या स्पेशली फोकस करना है, टाइप्स ऑफ ऑल द टाइप्स पर हमें फोकस करना है, साथ के साथ में मेथड्स टू इंप्रूविंग द स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, पावर। इट मींस इन सब के पर हमें मेथड्स पर भी बहुत अच्छे से फोकस करना है, जो कि मेथड्स कैन आस्क फॉर 4 मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस। वेयरएज वन मोर टॉपिक है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। टाइप्स, ऑल द टाइप्स यू मस्ट नो। कोई भी 2 कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज क्वेश्चंस के रूप में आपको मिल जाती है, या फिर आपको पूरी की पूरी लिस्ट डाउन प्रिपरेशन करना एग्जाम में मिलेगा। सो 7 टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज आर गिवन, इनको हमें मेमोरीज में लाना है। इट मींस पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो अनचेंजेबल टर्म है और यहाँ पर हमें प्रिपरेशन में ये कंप्लीट भी करना है। देखिए पूरा सिलेबस अगर हम देखें तो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्पोर्ट्स एंड द गेम्स टॉपिक्स, वेयरएज एक होता है जनरल और द एकेडमिक टॉपिक। स्पोर्ट्स टीचर्स दे विल चेक द कॉपीज ऑफ योर्स, सो उनको उनके पार्ट में इंप्रेस करना आना चाहिए। आप स्पोर्ट्स एंड द गेम्स टॉपिक के क्वेश्चंस में अच्छे से आंसरिंग कीजिएगा ताकि आप बड़े अच्छे से इंप्रेस कर सकें। दिस इज द वे टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट। इन टॉपिक पर अगर आप स्पेशली फोकस करते हैं, अपनी मेमोरीज का पार्ट बनाते हैं, तो ये अल्टीमेटली आपकी हेल्प करते हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स को बहुत अच्छा बनाने में।
आंसर बनाने की ओर चाहिए, याद करना किन किन सेक्शन में है। सो आई हैव मार्क्ड ऑल द कंटेंट्स जिन पर आप हमेशा फोकस कीजिएगा और इस सब्जेक्ट में उस लेवल के मार्क्स रेज कर सके। वेरेज अब हम चलते हैं प्रिपरेशन के बाद एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी की ओर। एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। एग्जामिनेशन स्ट्रेटजीज में आप देखिए किस प्रकार से सैंपल पेपर जो अभी इशू हुआ है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, इस पेपर को अगर एनालिसिस करें तो यूनिट नंबर 3 से 2, 3 एंड 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो 1 क्वेश्चंस इन ईच सेक्शंस बन रहा है। यूनिट नंबर 4 से 3 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स पुट अप हुए हैं सैंपल पेपर में, वेयर इज 1 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स। 4 मार्क्स में एक भी क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं हुआ है। 7 नंबर चैप्टर से 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 1 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स एंड द 1 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ये पुट अप हुए हैं। वेयर इज 9 नंबर चैप्टर से 1 क्वेश्चंस इन ईच सेक्शंस एंड क्वेश्चन यूनिट नंबर 10 जो दिए ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, वहां से 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 1 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स एंड द 1 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, द वेटेज ऑफ द चैप्टर इज नॉट गिवन बाय द सीबीएसई। सीबीएसई ने वेटेज नहीं दिया हुआ है किस चैप्टर से कितने मार्क्स होंगे। एग्जैक्टली यही फॉलो होगा आपके मेन एग्जाम में, ये गारंटेड नहीं है। मे बी शायद किसी भी एक चैप्टर से कुछ और अधिक पोर्शंस में क्वेश्चंस आ जाएं, तो हमें चैप्टर सभी प्रिपेयर करना है। हर टॉपिक आपके माइंड पर विजन में होना चाहिए कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस बन जाए तो हाउ आई विल राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, वो हमें कंप्लीट करना है। सो एग्जैक्टली ये फॉलो होगा, ये गारंटी नहीं है। हमें प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट 100% ही करना है, क्योंकि हमारा मार्क्स का जो टारगेट होगा वो भी ऑलमोस्ट फुल आउट ऑफ फुल के ओर ही होगा सब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी। अब आप देखिए सब्जेक्ट एग्जाम्स में हम किस प्रकार से काम करें, क्योंकि आप देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और इन सब्जेक्ट में आप लोगों ने कितने सारे एग्जाम दिए हैं, पर फिजिकल एजुकेशन आई थिंक सो हमारा एक्सपीरियंस, आप लोगों का एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो के बराबर है। बिकॉज प्रीवियसली एकेडमिक लाइफ में आप लोगों ने इस सब्जेक्ट में आज तक कोई क्लास अटेंड नहीं की है और न ही कोई एग्जाम दिया होगा। रियरली ही कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने कभी कभी सब्जेक्ट में कोई एग्जाम दिया होगा। अब देखिए प्रीवियसली एग्जाम एक्सपीरियंस हमारा जीरो के बराबर है। वी डोंट नो अबाउट द एग्जामिनर्स कि एग्जामिनर्स व्हाट दे वांट, व्हाट दे रिक्वायर्ड। आप देखिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है जनरली पेपर का सॉल्यूशंस कैसे, डिमांड और सप्लाई, देयर आर द टू वर्ड। क्वेश्चंस विल डिमांड और आंसर यू विल सप्लाई। विच आंसर यू विल सप्लाई, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द एग्जामिनेशंस। एग्जामिनर्स व्हाट दे वांट, व्हाट दे रिक्वायर्ड, अगर आप उनको जानते हैं और आप उन्हीं की डिमांड के हिसाब से आप अपना आंसर सप्लाई कर रहे हैं तो मार्क्स बड़े आराम से मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस लाइफ का एक्सपीरियंस हमारा उस लेवल पर नहीं होता है इस सब्जेक्ट में। सो हम किस प्रकार के वे यूज करें वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई विल एक्सप्लेन हाउ टू राइट द आंसर्स इन द एग्जामिनेशंस। आपको हर प्रकार की मेंटलिटी को सेटिस्फाई करने वाले आंसर्स प्लान आउट करने होते हैं। अगर आप लोगों ने एक ही तरीका यूज किया आंसर्स में तो यहाँ पर हम प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि उस टाइप के एग्जामिनर जो है जो वो मेथड पसंद करते हैं आपका आंसरिंग मोड, वो बड़े अच्छे मार्किंग करते हैं। पर अदर एग्जामिनर जिनको अलग एस्पेक्ट में आंसर्स चाहिए होते हैं वो आपके मार्क्स में उस लेवल पर नहीं देंगे। सो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हर प्रकार की मेंटलिटी को सेटिस्फाई करने वाले आंसर्स प्लान आउट करने हैं। नाउ I will explain how to write the answers along with the preparations, किस प्रकार से करते हैं। Now examination strategy जो हमारी होगी किस प्रकार से बनेगी। 35 मार्क्स जो आपके यूज में है टर्म 2 में 2 आवर्स का जो एग्जाम है उसमें हमें क्या काम करना है। नाउ सेक्शन ए में इस बार 9 क्वेश्चंस विल बी पुट अप, हमें 7 अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चंस वी कैन लीव इन द सेक्शन ए। सेक्शन बी में इस बार जो होगा वो 4 क्वेश्चंस विल बी पुट अप, हमें 3 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर 5 क्वेश्चंस विल बी पुट अप, वेयर इज हमें 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। वेयर इज सेक्शन सी में जो होगा वो 4 क्वेश्चंस विल बी पुट अप इन द एग्जामिनेशंस, हमें 3 अटेम्प्ट करने हैं। इट मींस 7 3 एंड 3 का रेशियो है 13 क्वेश्चंस हमें कंप्लीट करने हैं यहाँ पर इन तीनों सेक्शंस में मिला करके। नाउ वर्ड लिमिट विच इज गिवन बाय द सीबीएसई, जो वर्ड लिमिट दी हुई है सीबीएसई ने फॉर द 2 मार्क्स जो वर्ड लिमिट है 30 to 50 इज द वर्ड लिमिट। नाउ for the 3 marks word limit जो दी हुई है 80 to 100, whereas for the 4 marks जो word limit दी है वो है 100 to 150 is the word limit. It is given by the CBSE. अब आप ध्यान रखिए क्या स्ट्रेटजी हम बनाए एग्जाम की और वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। देखिए एग्जाम्स में हम एक स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, वो है एक्सीड द वर्ड लिमिट। Exceed the word limit, ये ध्यान रखिएगा, if you will exceed the word limit in the English or in the other subject, negative mark will be given by the examiner, but in this subject it is written by the CBSE, if the student will exceed the word limit, no negative mark will be given. हम उसी को मेन पॉइंट बनाएंगे। मैक्सिमम एग्जामिनर लेंथ पर फोकसिंग करते हैं। लेंथ का मतलब यह ध्यान रखिएगा कि क्वांटिटी को ही यूज नहीं करना है, क्वालिटी अलोंग विद द क्वांटिटी, बोथ द कंसेप्ट वी विल यूज इन द आंसर्स, वो हमें यूज करना है। अगर एक बच्चा सिर्फ लिख रहा है लेकिन लिख क्या रहा है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो हमें वो तरीका यूज करना है कि हम क्वालिटी को क्वांटिटी के साथ में ऐड करते हुए बड़े अच्छे से आंसर्स बनाएं। हम एक्सीड द वर्ड लिमिट पर जाएंगे, किस प्रकार से एक्सीड करना है वो देखिए आप।
नाउ एक्सीड द वर्ड लिमिट फॉर द 2 मार्क्स, जो मैक्सिमम थी वर्ड लिमिट उसे हम मिनिमम में कन्वर्ट करेंगे और कुछ और हद तक एक्सीड करेंगे। 50 to 60 इज द वर्ड लिमिट फॉर द 2 मार्क्स, ये हमारी होगी। फॉर द 3 मार्क्स जो वर्ड लिमिट है वो है 100 to 125 वर्ड्स, वेयर फॉर द 4 मार्क्स जो वर्ड लिमिट होगी वो है 150 to 200 इज द वर्ड लिमिट। इस वर्ड लिमिट को हम यूज करेंगे। देखिए वर्ड लिमिट ऑलमोस्ट डबल हो रही है, अगर आप देखिए मिनिमम से तो ये मैक्सिमम तक पहुंचते पहुंचते डबल हो रही है। वर्ड लिमिट डबल हो रही है पर आपको टाइम डबल नहीं मिलेगा एग्जाम में, सो हमें टाइम का मैनेजमेंट करना आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी हम बनाएंगे, किस प्रकार से यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। फॉर द 2 मार्क्स क्या होगा, 6 मिनट पर क्वेश्चन इज योर टाइम इन द एग्जामिनेशन, 6 मिनट पर क्वेश्चन इज योर टाइम। 7 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं तो 42 मिनट्स वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस सेक्शंस, वेयर 3 मार्क्स में जो हमारा क्वेश्चन का टाइमिंग होगा वो है 11 मिनट पर क्वेश्चन इज योर टाइम। हमें यहाँ पर चूंकि 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 33 मिनट्स आर रिक्वायर्ड, वेयर फॉर द 4 मार्क्स 15 मिनट पर क्वेश्चन इज योर टाइमिंग, 45 मिनट वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द आंसर्स। ये हमें ये टाइम का मैनेजमेंट हमें करना है। मतलब आपको यहाँ पर 4 मार्क्स में 15 मिनट अप्रोक्सीमेट टाइमिंग मिलता है, 3 मार्क्स में 11 मिनट टाइमिंग होगा, वेयरएज 2 मार्क्स में 6 मिनट पर क्वेश्चन इज योर टाइमिंग ये होगा। क्योंकि इस वर्ड लिमिट को लिखना तभी पॉसिबल है जब हर वर्ड का डिस्क्रिप्शन, हर आंसर आपके माइंड पर बिल्कुल फीड हो एंड फ्रीक्वेंटली इन द फ्लोली यू कैन राइट टिल द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। वो तभी पॉसिबल है जब हर चीज, हर बुक की हर कंटेंट्स और लाइन हमारे माइंड पर फीड हो। मेमोराइज करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है हमारे पास में। अब यहाँ पर इसका एग्जीक्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए कुछ रूल्स के साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हाउ टू एग्जीक्यूट दिस स्ट्रेटजी इन द एग्जामिनेशंस, किस प्रकार से। देखिए 10 o'clock शार्प यू टू एंटर इन द स्कूल प्रोमाइसेस, उसके बाद आप जब रूम में जाते हैं तो 10:15 द टीचर्स विल डिस्ट्रीब्यूट द पेपर्स को आप रीड कीजिएगा। रीडिंग के दौरान आप देखिए हर क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड पर फ्रेम्ड होना चाहिए। यू जस्ट फ्रेम्ड आउट द आंसर्स इन योर माइंड। आप देखिए जब आप माइंड पर आपने फ्रेम्ड आउट कर लिया क्वेश्चन का आंसर कि मुझे इस क्वेश्चन में ये सब कुछ यूज करना है, ये कंटेंट्स यूज करना है, एंड आफ्टर 10:30 बजे जब स्टार्ट करेंगे आप लोग तो देखिए अब आपके पास राइटिंग पार्ट ही बचा हुआ है। इट मींस मेमोरीज वाला पार्ट ने आप लोगों ने पहले ही अपने माइंड पर बिल्कुल एस्टेब्लिश कर लिया या बना लिया है, तो फिर आपके पास राइटिंग सेक्शन बचेगा। 10:30 पर जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा हम सबसे पहले 4 मार्क्स के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। रिवर्स ऑर्डर में हमें क्वेश्चंस करने हैं 4 मार्क्स में। हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन ही सबसे पहले क्यों करें, उसके पीछे कारण है क्योंकि 4 मार्क्स एक मेजर क्वेश्चन है और मेजर क्वेश्चन में चूंकि राइटिंग पार्ट हमारा बड़ा अच्छा होता है, इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड और कंट्रोल अगर आपका अच्छा है तो मेजर क्वेश्चन में इंप्रेस करना हमें एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छा कन्वीनियंट होगा। सो ये ध्यान रखिएगा, हमें रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नाउ साइकोलॉजी ये बोलती है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन आपका पॉजिटिव होना चाहिए। इन 3 क्वेश्चन में, क्योंकि 4 क्वेश्चंस विल बी पुट अप इन द सेक्शन सी, तो हमें 3 अटेम्प्ट करने हैं। इन 3 में भी आप प्रायोरिटी सेट करेंगे कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले अच्छा आता है। सपोज करो क्वेश्चन नंबर 18 जो बड़ा अच्छा आता है आपको, तो सबसे पहला क्वेश्चन वही कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। नाउ अब एग्जाम का रूम देखिए, आप जितने भी एग्जाम आप लोगों ने दिए हुए 10th क्लास तक आप लोगों ने काफी सारे बोर्ड एग्जाम दिए हुए हैं। एग्जाम के रूम में आप देखिए आपकी स्पीड, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, इंपल्सेस, ऑल दे विल बी एक्ट इन अ हाईएस्ट और ऑप्टिमम लेवल। हैव यू सीन दीज कंडीशंस एट योर होम व्हेन यू आर स्टडीइंग? जनरली हमें घर में देखने को नहीं मिलता है जब हम पढ़ाई करते हैं, बट एग्जाम के रूम में हमारी स्पीड, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन, इंपल्सेस, ऑल दे विल बी एक्ट इन अ हाईएस्ट और ऑप्टिमम लेवल। कारण क्या होता है? देखिए कारण बहुत सारे हैं यहाँ पर। एक और सिनेरियो आप देखिए कि अगर आपको सपोज करो 3 आवर्स का एग्जाम है और 3 आवर्स के एग्जाम में 2 आवर 45 मिनट आपको हो चुके हैं, लिखते लिखते हाथों में क्रेम्प आ रहा है, थक चुके हैं आप, इतना लंबी सिटिंग आप लोगों ने लाइफ में नहीं की राइटिंग सेक्शन के पार्ट में। 2 आवर 45 मिनट लगातार जब आप राइटिंग कर रहे हैं तो बॉडी में एक हो रहा है, हाथों में क्रेम्प आ रहा है। अब देखिए 15 मिनट बचे हुए हैं, अचानक माइंड पर एकदम से वॉच पर निकल गया, अरे 15 मिनट बचे हुए पर 3 क्वेश्चन के आंसर बचे हुए हैं। देखिए इस पीरियड में क्या होगा, जैसे आपने वॉच में देखा टाइम, अरे टाइम नहीं बचा हुआ है, वैसे ही आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी। क्यों? अगेंस्ट द नेचर ऑफ द लॉज आप जा रहे हैं वहां पर। क्यों? जब आप थक चुके हैं बावजूद उसकी आपके माइंड में एक स्लाइड हुआ, अरे टाइम नहीं है, और उसने आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट करवा दिया। यहां पर 2 इंपैक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आंसर याद है तो आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी और आपका आंसर्स कंप्लीट करने में ओके हेल्प करती है। बट अगर आंसर्स याद नहीं है तो फिर अलग ही कंडीशंस क्रिएट होगी, नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा आएंगे। इट मींस हाथ कांपना, मिस्टेक, गलती पे गलती करना, ये सिम्टम्स आएंगे। चलिए अगर आंसर याद है तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, हम जानते हैं। तो देखिए साइकोलॉजी में एक वर्ड को यूज किया हुआ है,
गोल सेटिंग, सेट द गोल विच विल इंस्पायर यू इन द लाइफ। गोल, चूंकि आपके माइंड पर एक गोल था कि आफ्टर द 3 आवर्स नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी गिवन बाय द एग्जामिनर, और उसी ने आपकी माइंड पर स्ट्राइक किया और आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट किया। इट मींस जो माइंड पर गोल था टाइम का, वो उसने स्पीड में इंप्रूवमेंट किया। वेयरएज एड्रेनल ग्लैंड से, चूंकि हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं, एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनल हार्मोन सेक्रेशन होता है जो आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट करवाता है। अराउजल लेवल बॉडी का इंप्रूव हो रहा है यहाँ पर, तो वही आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट करवा रहा है। हम इसी टेक्निक को यूज करेंगे। द टाइम विच इज सेट ऑन द माइंड इट ऑलवेज बूस्ट योर परफॉर्मेंस। तो अब जब हम रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चंस कर रहे हैं, 4 मार्क्स के सेक्शन सी का जो टाइमिंग था हमारे मैनेजमेंट में वो था 45 मिनट। फर्स्ट टारगेट यू जस्ट सेट इन योर वॉच वो होगा 11:15, मतलब 11:15, क्योंकि 10:30 में अगर हम 4 मार्क्स का टाइमिंग 45 मिनट ऐड कर दें तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट बनता है वो है 11:15। इट मींस आप घर से ही प्रिपेयर होके जाइए कि 11:15 AM से पहले मुझे 4 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नाउ टाइम को ध्यान रखते हुए अगर आप ये पेपर का सॉल्यूशंस कंप्लीट करते हैं तो बड़े आराम से कर पाएंगे। सपोज करो कुछ बच्चों की स्पीच अगर स्लो है बाय द वे और वो टाइमली मैनेज नहीं कर पाए या यहाँ पर एक्सीड हो रहे हैं, तो यहाँ इस टाइमिंग पर आकर के थोड़ा सा यू जस्ट थिंक अबाउट कि अभी कितना टाइम आपको एक्सीड हो रहा है। अगर आपको 5 मिनट या 10 मिनट भी एक्सीड हो रहे हैं तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। रिकवरी प्लान हम यूज करते हैं। प्लान तभी सक्सेसफुल होता है जब उसमें रिकवरी प्लान अवेलेबल हो, क्योंकि जो सोचा है अगर वो नहीं होता है तो फिर हम हाउ वी कैन रिकवर द कंडीशंस, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिन बच्चों का टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर प्रॉपर्ली कम नहीं कर रहा है, वो अगर एक्सीड कर रहे हैं 10 मिनट भी तो कोई बात नहीं, नो नीड टू वरी, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हमारा आंसर इस सेक्शन में बड़ा अच्छा बनना चाहिए। अगर जिनका टाइम एक्सीड हो रहा है तो वहां रिकवरी प्लान यूज करते हैं। 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में वर्ड की लिमिट हम थोड़ा कम कर देंगे। जहां हम लोगों ने वर्ड की लिमिट 125 यूज की है वहां पर हम 75 to 100 में आ जाएंगे, लेकिन हम 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में फर्स्ट इंप्रेशन को हम गेन करेंगे ताकि एग्जामिनर की एक सिंपैथी उस बच्चे के प्रति बने, वो चेकिंग में वो मार्क्स बड़े पॉजिटिव मार्क करे। सो ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। नाउ जिन बच्चों ने सक्सेसफुल इस टारगेट को कंप्लीट किया हुआ है, 11:15 से हमारा सेकंड टारगेट जो है 3 मार्क्स का 33 जो मिनट है उसको यूज करते हैं। जो टाइम का मैनेजमेंट बनता है उसके हिसाब से आपका टाइम जो बनता है वो है 11:48 AM। एंड आफ्टर दैट थर्ड सेक्शन जो होगा वो है 11:48 AM से, चूंकि 42 मिनट वी आर रिक्वायर्ड इन द सेक्शन ए, सो वहां पर हमारा टारगेट होगा 1 PM इस टाइम में 12:30 PM। सो इस टाइमिंग में इस टाइमिंग मैनेजमेंट को यूज करते हुए हम एग्जाम्स का अपने पेपर का एग्जीक्यूशन करेंगे। ये सब कुछ बारीकियां आपको नोट करना है। यू कैन मेक द अदर स्ट्रेटजीज टू सोल्व द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशंस। दिस इज माय स्ट्रेटजीज। यू कैन ब्रेक द सीक्वेंस, आप सीक्वेंस ब्रेक कर सकते हैं। रूल्स आर रिटन इन द बोर्ड के गाइडलाइन में ये रूल्स है कि सीक्वेंस ब्रेकिंग पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो आप कर सकते हैं। सो इंप्रेशन को यूज कीजिएगा यहाँ पर। साथ के साथ में एक और स्ट्रेटजी जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके मार्क्स में, पॉजिटिव मार्क्स के लिए, वो है एडजस्टमेंट टेक्निक को यूज करते हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस बनाना। एडजस्टमेंट टेक्निक ये एक बिल्कुल नई टेक्निक है जो मैंने खुद ने डेवलप की है। वो क्या होता है, देखिए जब रीडिंग सेक्शंस 10:15 से 10:30 में जब आपने उन क्वेश्चंस को रीड किया तो आई थिंक सो 13 क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट करना है उनकी प्रायोरिटी सेट की। अब आपको यहाँ देखिए कि 13 क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या हर क्वेश्चन का आंसर मेरे माइंड पर है या उस लेवल पर है, या उस लेवल पर वर्ड्स फ्रेम्ड आउट हो रहे हैं माइंड पर। मे बी शायद 1, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कम आते हैं, उस लेवल पर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, पर चूंकि लिखना तो पड़ेगा। सो हम इन क्वेश्चंस को किस प्रकार से कंप्लीट करें। अगर आपने इन 3 क्वेश्चंस को जो आपको कम आते हैं लास्ट के लिए छोड़ा तो एग्जामिनर लास्ट में चेक करते करते वो भी फ्री होता है मे बी, तो वहां पर हमें नेगेटिव मार्किंग, थोड़ा मार्किंग जो है वो कम की ओर मिलेगी। वेयरएज अगर आप एडजस्टमेंट टेक्निक को यूज करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा होना चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन विल बी काउंटेड, इंप्रेशंस का बड़ा फायदा मिलता है। सेकंड क्वेश्चन भी अच्छा यूज कीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन भी अच्छा कीजिएगा, एंड आफ्टर द थर्ड क्वेश्चंस जो तीनों बड़े अच्छे से प्रेजेंट किए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की सीक्वेंस वो रखिए जो आपको कम आता है, चाहे वो 2 मार्क्स का हो चाहे 3 मार्क्स का है, क्योंकि इन 3 से एग्जामिनर का फ्लो बनेगा, इंप्रेशन काउंट होगा। तो ये फोर्थ क्वेश्चन जो थोड़ा कम आता है उसको बीच में एडजस्ट किया आपने, तो यहाँ पर वो उसमें पॉजिटिव मार्किंग की ओर लेके जाएगा। एग्जामिनर की सिंपैथी वहां पर काउंट होगी तो वो पॉजिटिव मार्किंग बड़े अच्छे से यूज करेगा। कंटेंट्स को, प्रेजेंटेशंस को यूज करते हुए आपको ये अपना आंसर्स एडजस्टमेंट टेक्निक को यूज करते हुए एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रायोरिटी सेट करना है। सो दिस इज कॉल्ड द एडजस्टमेंट टेक्निक, जो हमें क्वेश्चंस में बड़े अच्छे से बेनिफिट देती है और पॉजिटिव मार्किंग की ओर लेके जाती है। वेयरएज दीज आर द पॉइंट्स, ये आपकी गाइडलाइन है सीबीएसई की जो कि हर पेपर में मिल जाती है आप लोगों को, और आंसर की मिल जाती है। सो आंसर की गाइडलाइन आप देखिए, दिस इज द गाइडलाइन। यहाँ पर आप कितने सारे पॉइंट्स को देख सकते हैं। नाउ
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आप ध्यान रखिएगा। मार्क्स आर नॉट नॉर्मली डिडक्ट फॉर द स्पेलिंग एरर्स, मतलब स्पेलिंग एरर्स पर कोई फोकसिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट है। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस इन तीनों स्ट्रीम पर ये कॉमन सब्जेक्ट है, और यही एक कारण था कि सीबीएसई ने शायद ये वर्ड लिखा है कि मार्क्स आर नॉट नॉर्मली डिडक्टेड फॉर द स्पेलिंग एरर्स। क्योंकि एक आर्ट्स का या कॉमर्स का बच्चा मे बी साइंटिफिक टर्म्स है या मेडिकल के जो टर्म्स है उन पर स्पेलिंग एरर्स कर जाए, अगर सेंस जो है वो टॉपिक का बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो वो टॉपिक एक्सप्लेन करना चाह रहा है, तो मार्क्स बड़े आराम से मिलते हैं यहाँ पर। नाउ if a student has attempted both parts questions as well as its choice, तो क्या होगा, the part securing highest marks to be counted now, वो हमेशा काउंट होगा। अगर आपने दोनों ही पार्ट क्वेश्चंस के सोल्व किए तो नेचुरली जिस पार्ट में आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं वो काउंट होगा यहाँ पर। नाउ marks are not to be deducted if answers are not written according to the sequence given in the question paper, मतलब sequence we can break it now, आप चाहे तो 4 मार्क्स का, फिर उसके बाद 3 मार्क्स का, चाहे 1 मार्क्स का, कैसे जैसे भी आप एडजस्ट करें, जैसे भी क्वेश्चन के सीक्वेंस रखें वो आप पर डिपेंड करता है। ऑल विल बी चेक्ड, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीक्वेंस को ब्रेक करते हैं। मार्क्स आर नॉट टू बी डिडक्टेड फॉर द एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट, मतलब वी कैन एक्सीड द वर्ड लिमिट। मैंने जितनी भी गाइडलाइन आपको फॉलो की है इन्हीं पॉइंट्स पर बेस्ड है जो कि सीबीएसई की गाइडलाइन में लिखे हुए हैं। इट मीन्स एवरीथिंग वी कैन यूज इन द एग्जामिनेशन स्ट्रेटजीज, हम पेपर को सोल्व करने में इन सबको यूज करते हुए बड़े अच्छे से काम कर सकते हैं। नाउ दीज आर द कंटेंट्स ऑफ द पॉइंट्स जिनको आप पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और इसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। This is the way to prepare the subject and this is the way to execute the papers in this now. अगर आप इससे कहीं बेटर एग्जीक्यूशंस कर सकते हैं तो वो स्ट्रेटजी बनाइएगा, बट टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट रखिएगा, क्योंकि लिखना बहुत है यहाँ पर, लिखने के ही मार्क्स है। एक्सीड द वर्ड लिमिट, हमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ध्यान रखते हुए अपना काम करना है। नाउ इसी के बाद, क्योंकि ये दिस इज द गाइडलाइन वीडियोस, इसके बाद एक पेपर डिस्कशंस होगा जहां पर आपको लिखने का तरीका, हाउ टू राइट द आंसर्स इन द मेन एग्जामिनेशंस, व्हिच सीक्वेंस यू हैव टू फॉलो इट नाउ, उस पर एक कंप्लीट वीडियो मिलेगा। फॉर दैट वीडियो आपको क्या करना है, नाउ एलन की वेबसाइट www.ellen.ac.in, इस पर लॉगिन करें। लॉगिन करते से बोर्ड मास्टर स्ट्रोक, ये एक पेज मिलेगा जहां पर आप दिस इज द पेज ऑफ द बोर्ड मास्टर स्ट्रोक, जहां पर आप कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को फिल करने पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पेपर सॉल्यूशंस और डिस्कशन जो है वो ले सकते हैं। You can download the papers or with solutions also in a PDF format. The links are given in this now. वो links मिलेगा आप लोगों को जहाँ पर आप ये सब डाउनलोड कर सकते हैं। You just after that when you will click on this now, there is a page. ये आपको पेज मिलता है जहाँ पर आपको सिर्फ नेम और सिंपल वे में सेलेक्ट द क्लासेस, सीबीएसई बोर्ड, ईमेल एड्रेस, पिन कोड एंड द कॉन्टैक्ट नंबर, ये इन्फॉर्मेशन फीड करने पर आप सीधा सबमिट कीजिएगा तो आपको वो सब कुछ लिंक ओपन हो जाएंगे। ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ आप पेपर कंप्लीट किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है वो स्ट्रेटजी देख सकते हैं, वो तरीका देख सकते हैं, किस प्रकार का वे, किस प्रकार का प्रेजेंटेशन हमें यूज करना है एग्जाम में, वो सब स्टेप बाय स्टेप इस वीडियोस में कंप्लीट किए हुए हैं। नाउ ये सब कुछ वीडियोस जो हैं आप लोगों के, जितने भी वीडियोस एलन के इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को मिलेंगे, ये सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर यूट्यूब चैनल जो एलन का है स्पेसिफिक, दिस इज अ यूट्यूब चैनल, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। वेयरएज फेसबुक पर भी ये अवेलेबल रहेगा जहाँ पर कि आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। दिस इज द वे। इज दैट क्लियर? नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। अब एलन के साथ तैयारी सक्सेस की।